नमस्कार, मैं हूं शिवानी सागवल और आप देख रहे हैं स्टेप अप जी सर। फिलहाल मैं मौजूद हूं बड़ी खास शख्सियत के साथ जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और मेरे साथ इस समय मौजूद है लक्ष्मीकांत एडवोकेट। इस समय मैं उनके साथ जो है आज खास विषय को लेकर के चर्चा करने वाली हूं। बात कई विषयों पर होगी क्योंकि मन में कुछ बहुत सारे विषय चल रहे थे और सोचा कि ऐसे किसी खास इंसान के पास चला जाए जो सभी विषयों पर जानकारी रखते हो और एडवोकेट से अच्छी जानकारी कोई रखता होगा। शायद मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। और मणिपुर का विषय है, इसके अलावा सीमा हैदर को लेकर बात करेंगे और कलर्स को लेकर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं लक्ष्मीकांत जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ मणिपुर को लेकर के। एक्चुअल में क्या है कि मणिपुर के अंदर इस समय जो हालात चल रहे हैं और मुझे एक चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर एक कारगिल के योद्धा भी वहाँ पर है, एक फौजी जिनकी धर्मपत्नी के साथ ये घटनाक्रम हुआ और आज कारगिल विजय दिवस भी मनाया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए शिवानी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है मणिपुर का। और मणिपुर में भी आज, जैसे अभी आपने बताया कि आज, और मुझे पता है कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये बहुत समय से हम लोग मना रहे हैं। और संयोगवश देखिए कि उसी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उस सैनिक की वेदना, उस सैनिक की संवेदना मैं देख रहा हूँ। मैंने अभी 2-4 रोज़ पहले पढ़ा था कि जिन महिलाओं के साथ मणिपुर में ये हादसा हुआ है कि निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया पहले और फिर उनके साथ उत्पीड़न किया गया। बहुत सी और भी घटनाएं की गई। मुझे तो कहते भी शर्म आती है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखने में भी शर्म नहीं आती। तो बाद में जब पता लगता है कि कारगिल विजय दिवस, जो कारगिल के जो लोग हैं, जो कारगिल के अंदर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, सैनिकों ने, एक सैनिक की पत्नी थी उनमें से। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मणिपुर के जो हालात हैं, जिस तरीके से मणिपुर के अंदर जो दृश्य चल रहा है, पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, लगभग 3 महीना तो मेरे ख्याल से होने में ही आ गया है। और उस जो घटनाक्रम चल रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं मणिपुर को लेकर के। अब शायद 1-2 दिन पहले उन्होंने आंसू बहाए हैं। रोना उनकी पुरानी आदत है, रो के एक ड्रामा करके रोने लग जाते हैं। रोने से वो सोचते हैं शायद रोने से समस्या का समाधान हो जाता है। जब भी संकट की स्थिति आती है, जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं कि जब भी मोदी जी कटघरे में होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का दृश्य हो और चाहे वो पार्लियामेंट से बाहर का दृश्य हो। अभी भी मुझे पता लगा है, मैंने देखा नहीं रोते हुए, लेकिन पता लगा है कि मणिपुर को लेकर के मोदी जी रो रहे थे। इससे ज़्यादा बेहयाई, बेशर्मी और निर्लजता की बात किसी राजा के लिए हो नहीं सकती कि जिसके राज्य में, जिसके साम्राज्य में अंदर महिलाओं के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकतें की जाती हैं। मैंने वो वीडियो देखे हैं, कुछ साथी कुछ लोगों ने भेजे कि किस तरीके से उन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, पूरे इलाका में घुमाया गया। और जो बददिमाग लोग हैं, वहशी, मैं उनको कहूँगा वहशी जो लोग हैं, जो एक घिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, वो किस तरीके से उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि भीड़ उनके साथ चल रही है। ये सबसे बड़ी बात। उस घटना, वो घटना बताई जाती है कि करीब करीब 2 से 3 महीने पुरानी है। पहली बात तो यह है कि 2 से 3 महीने पहले जो घटना घटी है, आखिर वो उसी वक्त मीडिया में क्यों नहीं आई? जाहिर तौर पर भी जो नेशनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो राष्ट्रीय मीडिया रहा नहीं, तो गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। 1-2 चैनल को अगर छोड़ दो, तमाम मीडिया बिका हुआ है। और वो मीडिया जो 2000 के नोट के अंदर चिप ढूंढ लेता है, वो मीडिया जो जमीन के 200 फुट नीचे से नोट निकाल लेता है, वहाँ पता लग जाता है कि 200 फुट नीचे नोट दबे हुए हैं, उस मीडिया को उन महिलाओं की वेदना दिखाई नहीं दी, उन महिलाओं का अपमान दिखाई नहीं दिया, उन महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी दिखाई नहीं दी, और वो इस घटना को नहीं उठाते। घटना कब आई? और आज भी मीडिया में नहीं है मेरे ख्याल से मणिपुर की घटना। एक दिन शायद आई है, सोशल मीडिया पर है। जब किन्हीं सोशल मीडिया के ऊपर ये घटना आई, ये वीडियो जो है जारी हुए, तब जा करके कहीं ये बात सामने आई कि ऐसी घटना भी घटी है। और जिस देश के अंदर, देखिए, अतीत की बात अगर हम करते हैं, द्रौपदी के साथ एक शर्मनाक घटना हुई, उसका परिणाम महाभारत हुआ। आज मैं मानता हूं कि द्रौपदी से भी वहशियाना दरिंदगी, द्रौपदी जी से भी वहशियाना दरिंदगी
आज उन मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई है। और उसके बाद एक वीडियो मेरे पास शायद अभी भी है, एक वीडियो मेरे पास और आया अभी, उसके अंदर एक महिला को पहले पकड़ा जाता है, फिर उसको बालों से घसीटा जाता है, उसको मारा जाता है, और 3 मिनट का करीब वो वीडियो है। 3 मिनट के बाद उस महिला को गोली मार दी जाती है सड़क के ऊपर ही, जनता के बीच में। तो मैं मानता हूँ कि कहीं संवेदनाएं तो नहीं मर गई इंसान की, संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, एहसास और जज्बात मिट चुके हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, समझ में ये नहीं आता कि एन बीरेन सिंह जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस बात के चीफ मिनिस्टर हैं? नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो क्यों है? या फिर इन लोगों ने कसम उठा रखी है कि इस देश की महिलाओं का अपमान करना है, युवाओं का अपमान करना है, युवाओं को बेरोजगार करना है, बुजुर्गों का अपमान करना है, या यूं कह सकते हैं कि भारत की तमाम जनता को बेइज्जत करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कहना चाहूंगा, इतनी निर्लजता मैंने जिंदगी में नहीं देखी है, इतनी निर्लजता। नरेंद्र मोदी कल विपक्ष का एक संगठन बना, विपक्षी दल, 26 विपक्षी दल इकट्ठा होकर के एक संगठन बनाते हैं इंडिया के नाम से। क्या है क्या नहीं मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए। अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने आप को इंडियन नहीं कह सकता क्या? मैं लिखता हूं लक्ष्मीकांत शर्मा इंडियन, तो क्या इसको मोदी मेरे को रोक देगा? वो 26 दलों का एक संगठन बनता है इंडिया के नाम से। प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी करने के लिए तो आ गए, उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी, उसकी तुलना और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, लेकिन अपनी नहीं देखी कि वो खुद क्या है। 3 महीने तक मणिपुर पर एक शब्द नहीं वो व्यक्ति बोलता, 3 महीने तक, और इंडिया के ऊपर उसने कल लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई गैरत इन लोगों की आंखों में नहीं है। बेशर्मी का नंगा नाच नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ क्या होता है राजस्थान के अंदर, कहां मणिपुर की घटना, जहां पर पिछले 3 महीने से हिंसा का तांडव हो रहा है, हिंसा का तांडव हो रहा है, वहां पर एक शब्द बोलते नहीं है। एक वो स्मृति ईरानी है, तो पता नहीं क्या है, कौन से नाटकों में काम कर, उसके वीडियो की अगर आप देखें, मैं दिखाऊं, मेरे पास एक वीडियो है उसका भी, स्मृति ईरानी के भी, वो केसरिया का जो है सम्मान कर रही है, अर्धनग्न बदन लेकर के, वो केसरिया को लपेट करके अपने बदन पर घूम रही है, और वो केसरिया का सम्मान करने की बात करते हैं। उनसे सवाल तो किया जाता है मणिपुर की घटना के ऊपर, और वो जवाब देती हैं राजस्थान और पश्चिमी बंगाल का। ठीक है कि राजस्थान में जो हुआ वो भी गलत है, पश्चिमी बंगाल में जो हुआ वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इन घटनाओं की कड़ी निंदा भी करते हैं। राजस्थान के अंदर उन लोगों को पकड़ा भी गया है, कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन राजस्थान की घटना और पश्चिमी बंगाल की घटना को मणिपुर की घटना के साथ जोड़ देना, इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में कुछ हो सकता है क्या, जहां पर इस तरीके से घटनाएं घटती हैं। 3 महीने से वहां पर कितने सैकड़ों लोग वहां पर मारे जा चुके हैं हिंसा के अंदर। नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती लेकर के घूमते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। पीछे मैंने इन्हीं के एक साथी का किसी का देखा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली हुई थी फ्रांस की हिंसा के बारे में कि आदरणीय योगी जी को वहाँ फ्रांस भेज दिया जाए तो वो 2 घंटे में समस्या का समाधान कर देंगे। तब मैंने वहाँ उसकी पोस्ट पे भी लिखा था। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि यार तुम फ्रांस भेजने की बजाय इसको मणिपुर ही भेज दो ना, मणिपुर भेज दो, कम से कम अपने घर की तो आग सुलगा बुझा ले। ये अपने घर की आग बुझा नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घूम रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जा करके भाषण दे रहे हैं, मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों को इंसानियत सिखा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर में ना इंसानियत दिखती है, ना उनको मानवता नजर आती है, ना उनको एहसास तक है कि मणिपुर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने माना हुआ है कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, मणिपुर पर तो बात ही नहीं करते हैं। अब चर्चा की बात आती है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर बयान आता, कल मैं अमित शाह जी का देख रहा था कि कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है, दूसरे दलों को चिट्ठी लिखी है। भैया मेरे चिट्ठी तो आप बाद में लिखोगे, पहले बात तो करो वहाँ। जब वहाँ पर कोई विपक्षी दल का सांसद बात करने के लिए खड़ा होता है पार्लियामेंट में, तो उसको तो ये सस्पेंड कर देते हैं पूरे सेशन के लिए। अब उसके ऊपर कहते हैं कि नहीं साहब हम चर्चा चाहते हैं। यार तुम चर्चा किस बात की चाहते हो? चर्चा चाहते हो तो विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर क्यों भेजते हो भाई? चर्चा करो वहां पर बैठ करके। चर्चा नहीं करनी है। राष्ट्रद्रोह, जो भी व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, देश की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, उसको राष्ट्रद्रोही बना देते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा कैमरे के ऊपर आकर के आपके कि जिस तरीके से उस कारगिल के सैनिक की वेदना सामने आई है, मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि आज आप कारगिल विजय दिवस मना रहे हो। कारगिल का विजय दिवस ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस पर भी एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा।
कारगिल विजय दिवस आप मना रहे हो, किस बात का मना रहे हो भाई? कारगिल करवाया किसने था? कारगिल ही तो भाजपा सरकार ने करवाया था। कारगिल का युद्ध हुआ क्यों था? लड़ाई हुई क्यों थी? कारगिल के अंदर हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, सैनिक शहीद हुए कारगिल में। लेकिन हकीकत में क्या है कि उन सैनिकों का कत्ल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता सुख भोगने के लिए करवाया था। उसके अंदर बड़ा साफ सा है कि जब कारगिल के जो युद्ध हुआ था, कारगिल के उसमें समय में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जो खुफिया एजेंसी हैं, उनकी लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की जो वो ISI है या आतंकवादी संगठन है या सेना है, वो लगातार घुसपैठ करके कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ रही है। तब उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 8 महीने तक इंतजार किया गया कि वो सैनिक आते रहे, कारगिल की पहाड़ियों में छुपते रहे, कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ते रहे। वो जब चढ़ गए, चरम सीमा पर आ गया, चुनाव का समय आ गया, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब की सरकार ने कारगिल का ऐलान कर दिया। सेना को कहा कि अब आप अटैक कीजिए। और उसमें हुआ क्या कि वो ऊपर पहाड़ी की चोटियों पर बैठे थे पाकिस्तान के सैनिक, ISI के लोग जो थे, वो आतंकवादी जो थे, और हमारे सेना जो नीचे से जा रही थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। तब क्यों नहीं रोक लिया गया? जब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर पाकिस्तान की घुसपैठ हो रही है, तब क्यों नहीं उनको रोका गया? जबरन उन सैनिकों को युद्ध में धकेला गया। चलो, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और देखिए बहादुरी किस बात की है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई बांग्लादेश नहीं बनवा दिया। देखिए शिवानी जी, मैं एक घर में रहता हूँ, मेरे घर में 2 चोर घुस जाते हैं, 2 डकैत घुस जाते हैं मेरे घर में। सवाल इस बात का कि मेरे, अगर मैं चौकन्ना हूँ, मैं चौकस हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो 2 चोर मेरे घर में घुसे कैसे? चलो वो घुस गए। अब उन चोरों को मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसको ही कॉलर ऊंचा करके विजय दिवस कहता हूँ कि मैंने अपने घर से चोर निकाल दिए। भैया मेरे चोर आपने घर से निकाल दिए, चोर घुसे कैसे वो तो बताओ पहले। वही पुलवामा का मामला कि पुलवामा में आपने कर दिया, जो एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन पुलवामा हुआ क्यों, उसका जवाब तो दो। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये घटनाएं कर रही है, और खासतौर पर उस कारगिल के सैनिक का मैं दर्द समझता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि क्या उसके मन पे गुजरी होगी। उस व्यक्ति ने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। बहुत से लोग शहीद हुए, वो बच गए बेचारे, बहुत है, हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उस सैनिक को मिला क्या? मिला क्या मणिपुर के सैनिक को? उसकी पत्नी की बेइज्जती, उसकी पत्नी का अपमान, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो मणिपुर के अंदर जो घटना घट रही है, सबसे पहले तो मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और साथ ही निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसकी करतूतों की, कि ना समय रहते कोई कार्रवाई कर पाए, ना समय रहते कोई एक्शन ले पाए, और आज मणिपुर को हिंसा की आग में धकेल कर, और मणिपुर की महिलाओं को अपमान की आग में धकेल कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चैन की बंसी बजा रही है, आने वाले समय में हिंदुस्तान इसका जवाब देगा और नरेंद्र मोदी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो फिलहाल बात मणिपुर की थी और सारी बातें एक ही प्रश्न में स्पष्ट करती हैं। सर, इससे अगला मेरा प्रश्न रहेगा सीमा हैदर को लेकर के। सीमा हैदर जिस तरह से यहाँ पर अपने प्रेमी के लिए यहाँ आ गई, आप इसे प्रेम देखते हैं या क्या कहेंगे? देखिए शिवानी जी, सीमा हैदर का मामला क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि ना तो मैं सीमा हैदर को जानता हूँ, ना उसके प्रेमी को जानता हूँ। टीवी पे एक आध बार बैठ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जो इस देश का मीडिया है ना, गोदी मीडिया, इसने एक सौगंध उठाई हुई है कि जब तक हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक ये मीडिया चैन से नहीं बैठेगा। मतलब सीमा हैदर को नेशनल इंटरनेशनल हीरोइन बना दिया। किस बात के लिए भाई? सिर्फ मोदी सरकार की कारगुजारियां छुपाने के लिए। वो क्या है क्या नहीं है उसकी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अपनी प्रेमी से मिलने के लिए आई है, जासूसी करने के लिए आई है। ना तो मैं कह सकता प्रेमी से मिलने आई है, ना मैं कह सकता कि जासूसी के लिए आई, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। और ऐसी पता नहीं कितनी सीमा हैदर हैं जो इधर से उधर जाती हैं। आजकल तो ये जो आप हाथ में लिए बैठे हैं, ये मोबाइल साहब, ये मोबाइल साहब किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। 6-6 महीने, साल 6-6 साल में प्रेम ऐसे ही इसके ऊपर चलता रहता है। ना आदमी औरत की शक्ल देखती है, ना औरत आदमी की शक्ल देखता है, लेकिन होता क्या है कि इसके ऊपर प्रेम चलता रहता है। चल रहा है उनका, जो चले उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक इशू आया कि वो जासूस है या प्रेमी से मिलने के लिए आई है, उसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, करनी चाहिए जो भी उनका प्रोसेस। ATS जांच कर रही है, यूपी पुलिस कर रही है, दूसरी पुलिस जांच कर रही है।
लेकिन इस देश का जो नालायक मीडिया है, जो निकम्मा मीडिया है, जो नकारा मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो भ्रष्ट मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो पिछले 1 महीने से सीएम हैदर को अपनी मां बनाए बैठा है, यहाँ पे लिए बैठा है। उनके एडवोकेट का भी कहना है, कल करनाल में आके उन्होंने बयान दिया कि मैंने उनको बहन मान लिया, बाकी एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। क्या देखिए वो क्या, कौन किसकी बहन है वो तो राम जाने, वो वकील जाने जिसने उसको बहन मानना है। आजकल कोई किसी को कुछ भी मान ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। मेरा तो सिर्फ प्रश्न इस बात का है शिवानी जी कि सीमा हैदर के ऊपर इतना वक्त जाया करने की आखिर ज़रूरत क्या है देश से। और इस मैंने कहा ना कि इस मीडिया का काम कुछ नहीं है। जो देश के बर्निंग इशूज हैं, महंगाई है, कोई डिबेट नहीं होती, बेरोजगारी है, हिंदुस्तान का 30 से 40% नौजवान देश छोड़ करके विदेशों की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है कि हिंदुस्तान का नौजवान क्यों जा रहा है बाहर। उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं है मीडिया का ना। सीमा हैदर इनकी बेबे लगती है, अपनी बेबे का जिक्र करेंगे, उसकी बात करेंगे, सीमा हैदर की करेंगे। क्यों? क्योंकि मणिपुर जल रहा है। अगर सीमा हैदर का, क्योंकि लोगों को देखिए एक मानसिकता तो है मेरे देश के लोगों की, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हर आदमी चटकारे लेकर के तमाशा देखना चाहता है। अच्छी खबरें देखना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, तमाशा देखना ज़्यादा करते हैं। वो तरीके में ये क्या आ गया है, इसको देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि एक ऑथेंटिक खबर, एक अच्छी खबर, एक सार्थक खबर चैनल पर चले, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन एक मजे लेने वाली खबर क्यों तरीके में सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई, भाई तन्ने के लेना, आ गई तो आ गई यार, अब मुझे क्या सीमा हैदर से लेना भाई। वो प्रेमी से मिलने आई है तो प्रेमी के पास रह लेगी, जासूसी करने आई है तो जेल में चली जाएगी, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस विषय को लेकर के क्यों वो विषय लिया जाता है, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि इस देश के मीडिया ने इस देश का भट्ठा बिठाने की कसम खा रखी है। किस लिए? कि मणिपुर का जिक्र कहीं ना आए, इसलिए सीमा हैदर आगे करनी है। बेरोजगारी का जिक्र कहीं ना आए, इसलिए सीमा हैदर को आगे करना है। युवा आज बिल्कुल अपंग रूप से घर पे बैठा हुआ है, इसका जिक्र ना आए, इसलिए सीमा हैदर जरूरी है। आज देश के अंदर इतने ही इशू हैं, इतने ही इशू हैं, चीन का इशू है वो सामने ना जाए, इसलिए सीमा हैदर जरूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए सीमा हैदर को आगे कर देते हैं। पीछे वो ज्योति मौर्य को आगे कर दी थी। अब मैं एक बात मतलब कहना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, आपसे भी बताना चाहता हूँ, इस देश में कानून है। कोई भी आदमी, किसी भी व्यक्ति जो वयस्क है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, वो हर तरीके से स्वतंत्र है। तलाक का कानून है, तलाक लेके कोई किसी के साथ रह सकता है। ज्योति मौर्य तलाक लेती है, किसके साथ रहती है, किसके साथ नहीं रहती है, ये मेरी सिरदर्दी है क्या? ये आपकी सिरदर्दी है क्या? ज्योति मौर्य कहीं जाए, किसी के साथ रहे, वो लीगल तौर पे उसने तलाक का लिए अप्लाई किया, वो शादी करे, किसी के साथ भी रहे। लेकिन मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को ज्योति मौर्य चाहिए। किस लिए चाहिए ज्योति मौर्य? वो इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी की खबरें दबानी है, मणिपुर को दबाना है और जो इश्यूज हैं उनको दबाना है। तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस मीडिया के साथ मिलकर के इस देश को तबाह करने की कसम उठाई हुई है। और कोई विषय नहीं है, ना सीमा हैदर का विषय, ना ज्योति मौर्य, कोई से भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कि लोग पॉजिटिव की तरफ ना जाएं, सिर्फ मनोरंजन करें और 2 वक्त की रोटी के लाले उनको रहें। यहाँ तक ये लोग इसको रखना चाहते हैं, जो कि इस देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि जो 70 साल में, 60 साल में लोग बोलते हैं, वैसे तो 70 साल बोलते हैं, अब तो इससे तो 73 हो जाए तब भी 70 बोल लेंगे, जब 65 थे तब भी 70 बोलते थे, बीच में अपने भी जोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने इतने संस्थान बेच दिए जो कांग्रेस ने 60 साल में, 65 साल में जो देश में बनाया था, वो नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। उसकी तरफ जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए इनको ऐसे इशूज उठाने होते हैं, ऐसे इशूज चाहिए होते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं इनकी। सर, इसके अलावा बात करेंगे क्लर्क, हमारे हरियाणा के क्लर्क लगातार धरने पर बैठे हुए, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सीएम साहब के साथ जो बैठक उनकी है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए शिवानी, ये तो मामला सरकार का है और जहाँ तक क्लर्क भाई हैं, क्लर्क साथी हैं, उस देश के नागरिक हैं, हरियाणा के नागरिक हैं। मैं चाहूँगा कि समस्या का समाधान बहुत जल्दी होना चाहिए। उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या वो मांग रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सरकार को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि राजा का धर्म यही होता है कि प्रजा को कैसे खुश रखना है, प्रजा को कैसे सुखी रखना है, कोई और मतलब नहीं होता राजा का। राजा अपने आराम के लिए घूमे फिरे, वो सबसे बड़ी गलत बात होती है। ये ठीक है कि उनकी डिमांड है, सरकार मांगे तो ठीक है, नहीं माने तो, लेकिन उनको कम से कम प्रॉपर वे में हैंडल करें, उनसे बातचीत करें और जो जायज़ मांग है
वो उन लोगों की मांगनी चाहिए। उसकी वजह से क्या है कि आज 1 महीने से हरियाणा के क्लर्क मेरे ख्याल से स्ट्राइक पे, जहाँ तक मेरा अंदाजा लगभग 1 महीना हो चुका है। उस 1 महीने के अंदर कितने हजार करोड़ का नुकसान हरियाणा सरकार को इस हड़ताल की वजह से हो चुका है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा रहा किसी बात के लिए। सरकार को चाहिए था कि पहले दिन 2 दिन 3 दिन वेट करके सरकार इसका हल निकालती, और आज हर प्रकार का काम जो है सरकार का बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि बिना क्लर्क के, क्लर्क सरकार की धुरी होता है, कर्मचारी डीसी भी है, एसपी भी है, एसडीएम भी है, तहसीलदार भी, सभी है ना, लेकिन जो सबसे काम की धुरी है सरकार की वो क्लर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ होता है, वही तो सारी फाइलें तैयार करता है। ऑफिसर ने तो साइन करने होते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, पढ़ के साइन करे कैसे करे वो उनका विषय होता है, लेकिन जो असली बेस है वो क्लर्क बनाता है। और क्लर्क का स्ट्राइक पे जाना हरियाणा के लिए बड़ा खतरनाक अब साबित हो रहा है। 2-4 दिन की स्ट्राइक होती चल जाती कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने से पूरे हरियाणा का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, पूरे हरियाणा का, ना कहीं और काम हो रहा है, ना तहसील में काम है, ना दूसरे ऑफिस में काम है। तो कितने हजार करोड़ का नुकसान हो चुका, और कितने दिक्कत, उससे भी ज़्यादा नुकसान से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि हरियाणा के लोगों को दिक्कत कितनी पेश आ रही है उसका अंदाज़ा सरकार नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार का तो वही बात है ना भाई, जिसके बाल बच्चों का भी तो अंदाज़ा लगाएगा। ये तो सरकार ही छड़े मलंगा की है। खट्टर साहब, श्री राम, अनिल विज साहब, वो गब्बर, वैसे तो गब्बर आजकल वो गब्बर नजर ही नहीं आता क्लर्कों के मामले में, वैसे वो रोज गब्बर बन के घूमता है। तो इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत चौटाला साहब का बेशक परिवार है, लेकिन वो साहब एक ही मामले में मस्त हैं, उनको पैसे चाहिए, उनको क्लर्क से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि क्लर्कों के साथ बातचीत की जाए, और इस हड़ताल को किसी भी रूप में उनकी मांगे माने, जो जायज़ मांगे हैं माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म यही होता है, माँ बाप का धर्म भी यही होता है कि बच्चा जो जायज़ बात कहता है उसकी बच्चे की जायज़ बात माननी जानी चाहिए। और यहाँ पर जनता जो है बच्चे के रूप में होती है, और राजा जो है वो, जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार होती है वो राजा के रूप में होती है। तो वो मांगे माननी जानी चाहिए, और इसलिए माननी जानी चाहिए कि एक तो सरकार को जो है रेवेन्यू का घाटा हो रहा है, पैसे का घाटा हो रहा है, इनकम ऑफ सोर्स जो है वो सरकार का कम हो रहा है, और दूसरा जो हरियाणा के लोगों को परेशानी लगातार 1 महीने से उठाई जा रही है कि एक आदमी गांव से उठ करके शहर में आता है कि यार चलो फलाना काम करके आना है, वो उसका काम नहीं होता, बैठ के चला जाता है। तो 1 महीने से जिस तरीके से जो एक अफरा तफरी का माहौल हरियाणा में, इसको रोकने के लिए जो है क्लरिकल से जो है वो बात की जाए, और इस हड़ताल को ख़त्म करने का प्रयास सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट लक्ष्मीकांत जी, और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं। और फिलहाल मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे मैंने पूछ लिए, यदि कुछ रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके प्रश्नों को लेकर के ही और देश की समस्याओं को लेकर के ही आगे बढ़ते रहेंगे और उनका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए किसी और खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की।